नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में स्वागत करने का अवसर मिला है आज एक बार फिर सतीश मिश्रा सर का। सतीश सर, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत। अवनीश जी, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल साहब, शराब, दिल्ली का घोटाला और उसके बाद उनका विपश्यना के बहाने होशियारपुर में भाग के होशियारी बरतना ईडी से बचने के लिए। लेकिन दूसरी नोटिस के बाद अब ईडी की तीसरी नोटिस भी उन्हें सर्व हो गई है, जहां 3 जनवरी को उनको बुलाया गया है। लेकिन इस बीच में अजीब सा संयोग देखिए, उनके बहुप्रचारित मोहल्ला क्लिनिक यानी जहां वो दवा करते थे, उस दवा में भी एक बड़े कांड की पहचान हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि तमाम रद्दी और एक्सपायरी और हर तरह की फर्जी दवाएं वहां सप्लाई की जा रही थी ऊंची कीमत पे। तो क्या संयोग है कि लगातार घिरते जा रहे हैं, और ईडी से बचने के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली को छोड़ के फरार हुए हैं अपने पंजाब में। और जब मैं अपना पंजाब कह रहा हूं तो अपने सत्ता वाला पंजाब, जहां वो बाकायदे एजिटेशन करा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। इकट्ठी की भीड़ का मतलब प्रायोजित भीड़। सर, पहला तो दारू के बाद ये दवा कांड, और दूसरा तीसरी नोटिस को क्या अवॉइड कर पाने की स्थिति में है अरविंद केजरीवाल? चाहते क्या हैं ये? क्या जलसा नहीं बनाना नहीं चाहते हैं अपनी गिरफ्तारी को? सर। नहीं नहीं नहीं, ये पहली नोटिस अवॉइड न कर पाता। ये तो हमारे जो एक जुडिशियल एक्टिविज्म मोदी सरकार के खिलाफ शुरू हो गया है, उसका नतीजा है। हालांकि अभी उसमें सुधार किया है, अब 15 दिसंबर को सुधार किया है। ये 3 अक्टूबर को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ईडी द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया था कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती, दुनिया भर की उस पर कंडीशन लगा दी थी। वो उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे थे, लेकिन अभी 15 दिसंबर को जो आया है तो उसको रिवाइज किया। अब वो कर दिया कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी, जिसको गिरफ्तार किया, कि आपको हमने किस आधार पे हमने आपको गिरफ्तार किया है। तो मेरे ख्याल से तीसरी वाली पे भागना इसके लिए जरा महंगा पड़ेगा। लेकिन आपने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया। ये फरार है, ये विपश्यना नहीं कर रहा, ये फरार है। क्योंकि इसका जो पहला बयान आया था, तो इसने कहा था मैं 10 दिन के लिए विपश्यना 10 दिन के विपश्यना के शिविर के लिए मैं बेंगलोर जाने वाला हूँ। उसके बाद ये 23 तारीख का इसका आया, जब सम्मन इसको आया विपश्यना के ईडी के सामने, तो इसने कहा कि मैं विपश्यना के लिए होशियारपुर जाने वाला हूँ। और अभी मैं कल या परसों पढ़ रहा था सर, इसके यहाँ 23 तारीख को पढ़ रहा था कि ये विपश्यना के लिए पंजाब गया है। पंजाब सरकार को बता दी कि वो गुप्त स्थान पे है, वो कहीं सीक्रेट स्थान पे विपश्यना का अपना क्या ऐसा कौन सा काम है विपश्यना का जो सीक्रेट स्थान पे हो रहा है? पंजाब सरकार उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, या इसकी जान को बड़ा खतरा है? सीधी सीधी बात है, ना विपश्यना कर रहा है ना विपश्यना कर रहा है, ये फरारी काट रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, 15 तारीख को जो कानून चेंज हुआ है, तो अब उसमें ये कर दिया है कोर्ट ने कि आपको 24 घंटे पहले मौखिक सूचना देना ही पर्याप्त है, कि आप जिस आदमी को है उसको गिरफ्तारी की मौखिक सूचना दे दीजिए कि हम 24 घंटे में आपको करेंगे। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद आपको लिखित देना पड़ेगा। तो अब इसको खतरा लग रहा है, तो इस तक मौखिक सूचना भी ना पहुंचे। देखिए इसका खेल समझिए, ये इसीलिए अंडरग्राउंड है कि कोई जो ईडी को है कि आपको 24 घंटे ये शर्त लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 24 घंटे पहले ईडी को मौखिक सूचना देनी पड़ेगी। तो किसको दे मौखिक सूचना जब वो है ही नहीं, जब वो अंडरग्राउंड है? ऐसा कौन सा भगवंत मान से पूछना चाहिए कि तुम बताओ कहाँ है, तो अब वो देखिए। लेकिन अब 3 तारीख के बाद इसकी गिरफ्तारी, इसको बचना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अवनीश जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि ये आदमी इस देश में अराजकता की कैसी संस्कृति पैदा कर रहा है, राजनीतिक अराजकता की, या बिल्कुल एक तरह से जिसे जंगल राज। लालू को लोग कहते थे जंगल राज, लेकिन लालू को जंगल राज ऐसा नहीं था। हालांकि लालू इसी शैली था, लालू जरा ज्यादा आक्रामक था, लेकिन ये तो सिरे से नकारने पे आ गया। जो इसने ईडी को जवाब भेजा है दूसरे सम्मन के जवाब में, वो तो मतलब शर्मनाक नहीं, खतरनाक है वो जवाब। उसने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है, गैर जरूरी है, गैर कानूनी है, और इसको तत्काल वापस लो। तो ये तो वो ये एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा, भले वो छोटा राज्य है उसको म्यूनिसिपैलिटी के लिए, लेकिन वो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो आदमी बैठा है। और वो जब इस तरह की बात कर रहा है, तो कल को तो कोई भी डकैत को, मतलब कोई चोर, डकैत, लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, गिरहकट, जेब कतरा, वो पुलिस को कह देगा कि नहीं नहीं तुम्हारा गैर कानूनी है, तुम इसका कोई आधार नहीं है। तो मतलब अब अपराधी पुलिस को बताएंगे कि तुम हमको गिरफ्तार करना ये जायज है या नाजायज है। ये तो सीधा सीधा ये है ना, ईडी अगर इसको गिरफ्तार करने वाली है, तो ईडी इसको अपराधी मान रही है, तभी तो ईडी इसके पीछे पड़ी। ईडी हमारे आपके पीछे क्यों नहीं पड़ी?
या दिल्ली के अन्य लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ी? ये अपराधी अपराधी जो है वो ईडी को बता रहा है, अभी कल को सीबीआई को बताएगा। तो ये तो एक गजब की संस्कृति है। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा को भी इसने कोसों पीछे छोड़ दिया। जंगल राज की जो परिभाषा है उससे भी आगे निकल गया ये। उसके लिए एक नया शब्द कोई गढ़ना पड़ेगा लोगों को। ये चाहता क्या है इस देश में? क्या ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति ये विकसित कर रहा है? क्या संदेश दे रहा है? और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जरा फिर से विचार करना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट को इसमें भाई, ईडी कोई गिरफ्तार करके आदमी को कोई गुप्त स्थान पर ले जाके उसका फिरौती तो मांगती नहीं थी। ईडी ढोल नगाड़े के साथ बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरफ्तार करती थी, और गिरफ्तार करने के बाद वो कोर्ट में जाके पूरा आरोप पत्र दाखिल करती थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति थी? या तो ऐसा हो कि कोई ईडी ने गिरफ्तार कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि किसी भी कोर्ट को नहीं बता रहा, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो निश्चित तौर से जो 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो हरीश साल्वे ने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, वो मैं भूल मतलब मिस हो गया मुझसे, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। तो उसमें खुलकर हरीश साल्वे ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अर्नब, अब उनको जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, एंटी मोदी या एंटी बीजेपी या एंटी हिंदुत्व कह लीजिए, वो जुडिशियल एक्टिविज्म वो ज्यादा टफ लड़ाई होगी। तो वो सामने नजर आ रहा है। वो सामने मतलब अब अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को नहीं होगा, सीबीआई को नहीं होगा, ईडी को नहीं होगा। तो सोच लीजिए पूरे देश में कैसी अराजकता फैलेगी। और वो सामने है ये क्योंकि केजरीवाल चर्चित हो गया। अब देखिए वो लालू का लड़का, वो भी उन्होंने भी ईडी के संबंध को ठेंगा दिखा दिया है। तो ये तो एक गजब की अगर जो जागरूक नागरिक है, जिसको जरा सा भी देश के संविधान पे विश्वास है, जो उसके अनुसार आचरण करता है, उस आदमी की तो धज्जियां उड़ रही हैं, सड़क पे धज्जियां उड़ रही हैं। और इतने बड़े शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर है, लालू का लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये लोग जब ये काम, वो आपका हेमंत सोरेन झारखंड वाला, उसको भी ईडी के संबंध में वो नहीं आ रहा, तो बेलगाम हो गए। तो अभी ये यहाँ से शुरुआत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि उसके बाद हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी, डकैत ये भी अपने घरों में बैठे रहेंगे, कहेंगे खबरदार जो गिरफ्तार करने आए। उनका भी कोई जुडिशियल दलाल पहुंच जाएगा, वो भी ये भी कानून बाद में बन जाएगा कि किसी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती, ना सीबीआई गिरफ्तार कर सकती। तो इसका तो सबसे बड़ा ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, चाहे वो केजरीवाल का हो, हेमंत सोरेन का हो, तेजस्वी यादव का हो, इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही तो सुप्रीम कोर्ट को है। कि सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? सुप्रीम कोर्ट का इसलिए है कि इन अपराधियों को अभय दान दे दो कि तुम गिरफ्तार नहीं किए जाओगे। तो ये तो बड़ा मतलब क्या कहूं मैं, शब्द नहीं मेरे पास। तो ये केजरीवाल के प्रकरण ने पूरा एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसके घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा है। जी सर, बिल्कुल। और एक चीज, जब इनके प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल के बड़े खूबसूरत से इनके प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, वो आके कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा साहब, अगर शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, या उनके किसी आदमी के पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट से उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की जमानत क्यों नहीं हो रही है? और एक चीज को जरा सा सर समझाइए। मुझे लगता है कि ये भी भारतीय राजनीति का अकेला उदाहरण होगा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये माना है कि आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है शराब घोटाले में। तो आम आदमी पार्टी अगर बेनिफिशियरी है, इसका मतलब तो पूरी पार्टी बेनिफिशियरी हो गई, पूरी पार्टी अभियुक्त हो गई। तो पार्टी का चीफ अरविंद केजरीवाल कैसे नहीं अभियुक्त बनेगा? और ऐसे में तो ये स्थिति बनती है कि पार्टी का एक एक एक्टिव मेंबर तक कायदे से ईडी के घेरे में आएगा, अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कमेंट पास करता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह की राहत देते हुए दिखता है। तो ये क्या है सर? ये एक कदम इधर एक कदम उधर वाला क्या चल रहा है सर? अवनीश जी, आप तो संभवतः मुझसे शुरू से जुड़े रहे, फेसबुक पे शुरुआती दिनों के 2011, मतलब 2011, मुझको तारीख अच्छे से याद है, 5 अप्रैल 2011। उस दिन से मैंने इसको जब ये इसको देश बड़ी पूजा कर रहा था कि बिल्कुल इसमें बड़ी उम्मीद का किरण देख रहा था, मैं उस दिन, मैंने तारीख मुझको याद है कि 5 अप्रैल 2011 से मैंने इसको फेसबुक पे लिखना शुरू किया, और मैं आखिर तक लिखता रहा कि ये जन लोकपाली जालसाज, इसके लिए मैं ये लिखता था। और ये जो इससे बड़ा जालसाज एक आया था जो आजकल चुपचाप बैठा है, वो अन्ना, उसके लिए भी लिखता था कि 8वां फेल ट्रक ड्राइवर, उसको ऐसा देश ने बना दिया था कि गांधी का अवतार पैदा हो गया। वो इससे बड़ा जालसाज था। वो स्थापित करके कांग्रेस का एजेंट बन के वो आया, उसने इसको स्थापित कर दिया। तो ये जो आपने कहा कि पूरी पार्टी, तो ये पूरी पार्टी ही जालसाज होगी, पूरी गैंगस्टर जैसे गैंग है ये,
ये राजनीतिक पार्टी तो हमारे क्या डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं ना कि उसका जो था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसे एक इसका उल्टा भी था कि गवर्नमेंट ऑफ फूल्स फॉर द फूल्स बाय द फूल्स। तो ये उसके उदाहरण है, ये उसके उदाहरण है। अन्यथा ये राजनीति नहीं, इन सबको जाना चाहिए जेल के अंदर, जेल में होना चाहिए इनको। तो ये लोग राज कर रहे हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए। तो ये जो आपका सवाल है ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो खासकर अभी जो शराब वाले घोटाले में जो आप उसका जो लीगल पॉइंट बता रहे हैं कि इस तरह का, तो उसमें अब कुछ बचा नहीं है। जो जो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया अपने सवाल में कि मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो रही है, इससे पहले सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो रही। अभी जो सत्येंद्र जैन बाहर है वो जमानत पे बाहर नहीं है, वो कंडीशनल अपने हेल्थ ग्राउंड पे वो बाहर है। वो कायदे से अगर आप देखिए तो वो गिरफ्तार है, लेकिन वो उसको जेल बनी रखा है कि तुम घर में रहो। और इसीलिए आप देखिए इतना घटना गर्म हो रहा। सत्येंद्र जैन कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, वो बिल्कुल शांत है, अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी नहीं बोल रहा, क्योंकि तकनीकी तौर पे वो आज भी जेल में बंद है, आज भी वो उसकी जमानत नहीं हुई है, उसको एक तरह से छुट्टी मिली है बीमारी का बहाना बना के। तो सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं हुई, सिसोदिया को जमानत नहीं हुई, या इसके साथ और जो अधिकारी गिरफ्तार हुए कारपोरेट जगह से जुड़े हुए 2-3 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनको किसी को जमानत नहीं मिली है। तो ये बिल्कुल सही सवाल है कि 9-9 महीने से 10-10 महीने से इनको जमानत नहीं मिल रही है। तो क्या कारण है भाई? चलो तुमको ईडी ने या सीबीआई ने बड़े राजनीतिक द्वेष से गिरफ्तार कर, क्या वो जज भी द्वेष से? सामने तथ्य है, ऐसे सबूत हैं, वो पूरा मनी ट्रांजैक्शन है। और इनका मुंह काला करने के लिए एक आदमी और बैठा हुआ है तिहाड़ जेल के अंदर, जो लगातार चिट्ठियां लिख रहा है, अभी उस पर तो कार्रवाई नहीं शुरू हुई। और अवनीश जी, जो इसका दवा, नकली दवा वाला घोटाला सामने आया, तो इससे इसका एक और पाप बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है कि जरा कोरोना काल को याद करिए। कोरोना काल में जिस समय उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, वहां पे 25,000 मौतें हुई। और जिस जिस दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, वहां पे मौतें हुई 26,000। तो उत्तर प्रदेश से 10 गुना कम आबादी और उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें कोरोना में। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब अस्पतालों को इसने बिल्कुल ये केवल मोहल्ला क्लिनिक नहीं, सरकार जांच कराए। ये इसके जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, वहां भी इसने नकली दवाओं, एक तरह से दवा के नाम पे जहर बांटने का धंधा ये वहां भी कर रहा था, गोरख धंधा। अन्यथा कोई कारण नहीं है। और दिल्ली, सबसे खास बात, दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर नहीं, दिल्ली देश की राजधानी है। वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब देश में अगर आप कहिए तो सबसे नंबर 1 की स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में है। और उसके बाद वहां 26,000 आदमी अगर मर गया 2.5 करोड़ की आबादी में, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ में 25,000 आदमी मरा, दिल्ली से कम लोगों की डेथ हुई है। तो ये अपने आप में इसके उस पुराने पाप को भी उजागर कर दिया कि ये किस तरह से लोगों की जान से खेल रहा है। 700 लीटर पानी और 200 यूनिट बिजली देके लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, लोगों की जिंदगी छीन रहा है ये आदमी। ये इसका सबसे, और कोरोना के दौरान ही एक और इसका पाप मेडिकल से संबंधित आया था कि जो जब इसने गैस को लेकर नौटंकी की थी कि इसके पास ना तो गैस को स्टोर करने का कोई साधन था, न गैस का ट्रांसपोर्ट करने का कोई साधन था, लेकिन फिर भी इसको जरूरत से ज्यादा गैस मिल रही थी, लोग ताबड़तोड़ मर रहे थे। तो संभवतः उस गैस वाले मामले में भी ये कुछ इसमें काला सफेद कर रहा था, काला बाजारी कर रहा था। तो ये आदमी राक्षसों की तरह राजनीति कर रहा है, ये राक्षसों की तरह राजनीति कर रहा है, ये नेता की तरह राजनीति कर ही नहीं रहा। और कितना धूर्त है कि कैसा मासूम बनकर आता है, और इसको सबसे बड़ा जो अंडर कवर मिलता है वो मीडिया का मिलता है। जरा अवनीश जी गौर करिए कि कितना बड़ा मामला, कि मेरे ख्याल से 500-800 इसके मोहल्ला क्लिनिक हो गए दिल्ली में, 500 के ऊपर है, कि 500 मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवा जो है सप्लाई हुई और वो पकड़ी गई। उसकी जांच एलजी जो है, वो कोई राजनीतिक पार्टी आरोप नहीं लगा रही, वो दिल्ली सरकार की विजिलेंस ने पकड़ा, गवर्नर को रिपोर्ट की, गवर्नर ने सीबीआई को मामला सौंप दिया। लेकिन इन न्यूज चैनलों पे कहीं आप चर्चा सुन रहे हैं उसकी? न्यूज चैनलों पे जो 5 से 11 तक प्रपंच करते हैं, रोज शाम को 5 बजे आ जाते हैं सच बज के टाई वाई बांध के, 11 बजे रात तक आदमी खोपड़ी खाते हैं, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं ये, मगर ये दिल्ली की वो बात नहीं करते। क्योंकि अब अगर यहाँ रोक लग गई है तो वो भगवंत मान ने थैली खोल दी है, वो छाया हुआ है हर चैनल पे, वो आदमी छाया हुआ है। तो वो छाया नहीं हुआ है, उसको विज्ञापन के नाम पर इन न्यूज चैनलों को घूस देनी है। और ये न्यूज चैनल कितने बेशरम और कितने बेरहम है कि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 500 मोहल्ला क्लिनिकों में गरीबों को दवा के नाम पे नकली दवा दी जा रही थी, नकली दवा माने जहर। लेकिन ये अपने 5 से 11 के कार्यक्रम में
ये उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये जरा आम दर्शक जो हम लोग को देख रहे हो, इसको सुनिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ये कितने बेशर्म और बेरहम है, जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं। मैंने नहीं देखा अवनीश जी की कहीं कोई चर्चा किसी चैनल पे केजरीवाल के गए इस जाली मतलब जानलेवा, जाली नहीं, जानलेवा गोरख धंधे, जानलेवा इसके अपराध इसका है। तो इसके ऊपर तो गैर इरादतन हत्या का आरोप लगना चाहिए, और जब वो अगर वो सिद्ध हो जाता है कि पैसा ले रहा था उस दवा सप्लायर से, तो फिर गैर इरादतन नहीं, इसके ऊपर हत्या की ही साजिश का आरोप लगना चाहिए 120B का। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन ये 3 तारीख के बाद गिरफ्तार हो जाएगा निश्चित है, क्योंकि अब वो 15 तारीख के बाद वो छूट हट गई है। ये इसीलिए जो आपने सबसे शुरू में बात कही थी कि इसीलिए ये फरार हो गया है। अब ये बेंगलोर बता के पहले पंजाब गया, पंजाब जाके अंडरग्राउंड हो गया है। विपस्सना ऐसा कौन सा वो है कि जिसको छुपा के बिल्कुल टॉप सीक्रेट है और किसी को नहीं बताया जा रहा? तो जाहिर सी बात है कि अब ये विपस्सना नहीं, ये अब छुपा हुआ है। इसको मालूम है कि अब इसके जेल जाने का समय आ चुका है। ठीक सर। और जब आपने कहा कि ये विपश्यना कुछ नहीं, तो ये भी एक हंसी की बात है कि होशियारपुर कब से विपश्यना के लिए इतना फेमस हो गया सर, जिस होशियारपुर को ये कह के गया है। बहरहाल अब सर आपसे अब चूंकि ये तय हो गया है कि 3 जनवरी को अगर ये नहीं आते हैं, तो जो आपने बताया कि नए जो प्रोविजंस हुए हैं उस प्रोविजन में ईडी को अधिकार मिल गया है कि उठा के लेके चली आएगी ईडी। सर आपने एक बात कही थी कि जंगल राज की प्रेरणा एक तरह से लालू प्रसाद यादव से इस आदमी ने उठाई है। तो ये बताएं सर, ये आदमी एक तरफ ये कहता है कि हम अगर तिहाड़ जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा तो मामला नहीं हो सकता है। तो ऐसे में सर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो क्या लालू प्रसाद यादव को ही एक बार फिर फॉलो करेंगे राबड़ी देवी के रूप में, सुनीता जी या कोई और? सर उसके बारे में क्या है? नहीं, वो तो हम लोग शायद पहले आप कार्यक्रम में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी अपनी पत्नी को लाने लगा, मीडिया के सामने बगल में खड़ा करके बाइट आइट देता है वो, और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ले जाता है। पत्नी को नौकरी से रिजाइन भी करवा चुका है ये शायद साल भर पहले। तो ये तो इसके दिमाग में घूम रहा है, तो इसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन लालू वाली जो बात आपने कही, तो लालू को मैं दर्शकों से कह दूं कि मैं कोई लफाजी या ऐसा ही बयान नहीं दे रहा हूं। मैं लालू से इसकी तुलना क्यों कर रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं 1995 मुकदमा दर्ज हुआ था जब वो सीबीआई चारा घोटाले में, और जब पहला सीबीआई का सम्मन गया था, लालू आ नहीं रहा था। लालू को जब गिरफ्तार करने की बात सीबीआई ने की, तो लालू ने पूरे पटना के अंदर दंगा कर दिया था सड़क के ऊपर। और वो दंगा ऐसा हुआ था कि यूएन विश्वास जो उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे सीबीआई, मतलब सीबीआई के जो ईस्टर्न जोन के चीफ थे वो, कि उन्होंने जब देखा कि यहाँ पुलिस राज्य सरकार की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी और लालू के गुंडे सीबीआई के खून के प्यासे हो गए थे, तो बजाय सरेंडर करने के वो यूएन विश्वास ने कहा कि राष्ट्रपति को सीधे चिट्ठी लिख दी थी कि हमको जो है सेना भेजो, लालू को गिरफ्तार करने के लिए सेना दो। तो वो तब बड़ा तहलका मचा था। 95 की बात है संभवतः, 95 या 97, हाँ। तो फिर राष्ट्रपति ने लालू से कहा था कि अब जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है और ये नौबत में नहीं आने देना चाहता, इसमें भलाई तुम्हारी है कि अब तुम सरेंडर कर दो। तब लालू गिरफ्तार हुआ था। तो सेना बुलाने की नौबत 1997 में आ गई थी जब वो गिरफ्तार हुआ था लालू। 30 जुलाई 97। तो मैं जो इसकी तुलना कर रहा हूँ, तो वो लालू ने एक जंगल राज, आज से समझिए 1997, तो आज से 26 साल पहले जो दिखाया था वही जंगल राज अभी दिल्ली में चाह रहा है। ये भी इसको इसी तरह के, क्योंकि लालू के पास स्ट्रेंथ थी, लालू के पास पुलिस थी, लालू के पास गुंडे थे उसके पले हुए। इसके पास इस तरह का नहीं, इसको पुलिस इसके पास है नहीं, तो इसको तो दिल्ली पुलिस 2 मिनट में सीधा कर देगी। इसीलिए ये भागकर पंजाब चला गया है। और जो अमीर जी ने याद दिला दिया, देखिए अब संयोग होता है कि संभवतः पंजाब ये इसीलिए गया है क्योंकि वहां पे पुलिस भी इसके पास है। तो ये 1997 को क्रिएट करना चाहता है, ये वहां पर इसी तरह कर देगा कि इसको अब गिरफ्तार करना जरा मुश्किल हो जाए, तो फिर वहां भी आर्मी भेजी जाएगी। यही होगा जो लालू के लिए आज से 26 साल पहले प्लान बना था सीबीआई का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लालू का बिल्कुल कार्बन कॉपी है और ये लालू से 2 कदम आगे निकल गया है। ये लालू से 2 कदम आगे निकल गया है। जी सर। सर अब देखना तो यह है कि जुडिशरी अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा पाती है, क्योंकि जुडिशरी के सामने, अगर लॉ एंड ऑर्डर के सामने, ईडी जैसी संस्थाओं के सामने इतने सबूत होने के बाद भी केजरीवाल इस तरह की खेल खेल रहे हैं, तो फिर ये तो जुडिशरी के सामने भी एक उनकी साख का सवाल आ जाता है। क्योंकि एक तरफ आप 2 अभियुक्तों को जमानत नहीं दे रहे हैं, उसी केस में आपका तीसरा अभियुक्त जो सबसे बड़ा सरगना है वो भागा फिर रहा है।
तो ये तो जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट की भी सामने आ जाती है, और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि ये तो उनका भी टेस्ट, उनका भी इम्तिहान आ जाता है सर, क्या कहेंगे? नहीं नहीं अवनीश जी, खाली ऐसे नहीं इसको ईडी बुला रही। ईडी ने जो 2-3 चार्जशीटें दाखिल की उसमें उसमें उन चार्जशीट में इसका नाम है, यानी ये चार्ज सीटेड है। और जो शराब घोटाला है जिसके लिए इसको बुला रही ईडी बार बार, उसमें जो दो मेन अक्यूज थे, एक दिनेश अरोड़ा, एक और वो दोनों एक तरह से बाएं और दाएं हाथ थे मनीष सिसोदिया के, वो अदालत की, निचली अदालत की अनुमति से वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, अपने बयान वो दर्ज करा चुके हैं। और उसके बाद इसका नाम, जब वो लोग सरकारी गवाह बन गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट में दर्ज है, और दो चार्जशीटों में दर्ज है। तो उसके बाद तो मैंने कहा चार्ज सीटेड अपराधी है ये। तो ये तो मैंने शुरुआती ही इसकी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस देश में कानून का मजाक बनेगा, माहौल बनेगा, धज्जियां उड़ेंगी, या उसकी कुछ साख बरकरार रहेगी। ये 2-3 अक्टूबर को कौन हिसाब से इन्होंने कह दिया था कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। जरा मतलब अच्छा, ईडी का तो कोई ऐसा भी नहीं कि कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है, पुलिस का तो चलिए एक बार होता है, ईडी तो उसके अपने तरीके है पूछताछ के। तो ये सीधे सीधे एक तरह से शेल्टर देना था, क्यों दिया, कैसे दिया, किस लिए दिया, वो कारण आके सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से भारतीय राजनीति के ये जो अराजक चेहरे हैं, अब आपको क्या लगता है सर कि आपने पिछले एक चर्चा में जहां आपने हमने आपसे एक बड़ा विनम्र सवाल पूछा था और आपने उसका क्या अद्भुत उसका जस्टिफिकेशन और उसका उत्तर दिया था। हमने आपसे सीधे सवाल पूछा था कि इस व्यक्ति के राजनीतिक शैली और इस व्यक्ति की राजनीतिक समाप्ति होना भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना शुभ है। तो क्या अब आपको लगता है कि उसकी पुष्टि हो रही है और अब वो वक्त आ चुका है कि ये पूरी तरीके से भारतीय राजनीति से समाप्त किया जाए, ये समाज की जिम्मेदारी है? नहीं, ये अंत की तरफ तो बढ़ रहा है, ये अंत की तरफ तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसके ये जो केस बना है शराब घोटाले वाला, तो ये जाहिर सी बात है कि इसको सजा उतनी अवधि की हुई, इसके राजनीतिक करियर पे विराम लग जाएगा। ये अभी ये जो आप दवा घोटाला आप देख रहे हैं, इसका एक शिक्षा घोटाला एजुकेशन वाला बड़ा लंबा चल रहा है। तो ये, मगर ये कानून के जरिए को, आप समाज से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं साफ बताऊं आपको कि समाज से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। खासकर पूरे पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे इसने कब्जा है इसका राजनीति, दिल्ली और पंजाब। मैं कुछ उसको ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, फिर एक क्षेत्र विशेष के लिए कुछ अलग हो जाएगा, अन्यथा बाकी देश तो इसको समझ चुका है अमीर जी। मैं पहले भी गिना चुका हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में गया तो 0.00 मतलब नोटा से कम वोट इसको, राजस्थान में नोटा से कम वोट इसको, छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट इसको, जबकि इसने यही राग अलापा था कि पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, बस यात्रा फ्री कर दूंगा, दुनिया भर की इसने फ्री बताई थी। लेकिन वहां पे लोगों ने इसको नोटा से कम वोट दिया। यूपी में इसकी सारी जगह जमानत जब्त हो गई थी, उत्तराखंड में सारी जगह जमानत जब्त, गुजरात में सारी जगह, मतलब जहां जाता है जमानत जब्त का रिकॉर्ड बनाता है। तो इसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन दिल्ली और पंजाब, मैंने कहा ना उनका मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा आहत हो जाएंगे। तो इन दो जगह से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पंजाब भी मैं रहा हूँ, 4-5 साल रह के मैंने पत्रकारिता की, वहां नौकरी की, तो मैं वहां के समाज को जानता हूँ। और इसीलिए इसको आंधी तूफान जैसा उन्होंने वो दिया है बहुमत, तो उसका एंजॉय कर रहा है। तो कुछ लोग हैं इसके, और उनमें सुधार में मुझे कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। उसका वजह दिल्ली का, पंजाब में तो उतना नहीं है, दिल्ली में उसका एक कारण है। दिल्ली में 20-22% वोट एक ऐसा है कि चाहे जहर दे दो उसको, लेकिन वो मोदी का विरोध कर दो तो वो उसी को वोट देगा। वो 20-22% जो है उसका कोई पैमाना नहीं है, ना उसका कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है। वो जहर भी खाने को तैयार है, वो मोदी को हरा दो, बीजेपी को हरा दो, तो वो 20-22% का एक इसके पास चंक है। और बाकी राजनीति में इधर उधर दंड फंस करके जो लालची इसको मिल जाता है 20-25%, तो इसका काम चल रहा है। तो दिल्ली, पंजाब और दिल्ली की जो भाजपा है वो एक चादर तान के सो रही है, वो उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करती। तो दिल्ली और पंजाब से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी तो देश ने इसको बहुत पहले एक तरह से ठुकरा दिया, और लगातार ठुकरा रही। यूपी में 2 बार चुनाव लड़ चुका, उत्तराखंड में 2 बार चुनाव लड़ चुका, गुजरात में 2 बार चुनाव लड़ चुका, और जब भी दोनों बार इसको 0.01%, 0.02%, यानी नोटा से कम। और भी एक तो इसका बड़ा रोचक निकलेगा कि जरा इसका विश्लेषण करके देखा जाए कि संभवतः देश नहीं, दुनिया की ये अकेली ऐसी पार्टी है, अगर दुनिया में जहां जहां जमानत जब्त वाला सिस्टम चलता हो, कि सर्वाधिक जमानत जब्त अपने प्रत्याशियों की सर्वाधिक जमानत जब्त कराने वाली इकलौती पार्टी है ये। जब 2014 में दिल्ली ने इसको खोपड़ी बैठा लिया था, तब आपको ध्यान होगा ये लोकसभा भी लड़ा था 2014 में, सारी सीटें लड़ा था, जब खुद बनारस से लड़ा था पूरे उसमें, तो 430 या 425 सीटों पर जमानत जब्त थी इसकी। तो देश ने इसको कभी नहीं स्वीकार किया।
ये वो दो राज्य हैं, उनके अलग उनकी केमिस्ट्री है, अलग उनकी सोच है। वो समाज को क्या कहूंगा। बिल्कुल सर। और जब आपने एक बात कही कि समाज से आपको उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। इतना सब देखने के बाद भी अगर वो समाज इसको लोकतंत्र के जरिए चुन रहा है, तो ये भी एक विडंबना है। और आज उसका नतीजा देखिए कि उसी दिल्ली को छोड़ के ये व्यक्ति फरार है, जिस दिल्ली ने इसको 2-2 बार जनमत दिया। तो अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि व्यवस्था, एजेंसियां इस अराजक व्यक्ति को इसके अंतिम ठिकाने तक पहुंचाएंगी। सर, आपने हमें समय दिया इतनी शॉर्ट नोटिस पे, आपका बहुत बहुत आभार। और प्रारब्ध के इस मंच को आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि सतीश सर से जो कुछ भी बातें हम कहलवा पाए हैं, उससे आपको बहुत कुछ हासिल हुआ होगा अरविंद केजरीवाल के बारे में। और अरविंद को अब जो भी हासिल होने जा रहा है, वो व्यवस्था से ही हासिल होगा, उनके अपने कर्म हैं। तो एक तरफ दारू, दूसरी तरफ दवा। एक कहावत जो सर कहा जाता है ना कि दवा दारू, तो ये अब उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, प्रणाम। तो दर्शकों, नमस्कार। इसी के साथ प्रणाम आप प्रणाम।